किसी और स्टूडेंट का तो मैं नहीं बता सकती, पर मैं अपना बता सकती हूँ। लाइक जो मेरी स्ट्रेटेजीज थी, सर मेरा मैथ से कोई लेना देना नहीं था 5 साल तक। तो लाइक जब मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट करी, तो जब क्वांट पढ़ना स्टार्ट किया, तो लाइक दिमाग में ये था कि क्वांट आता नहीं है, मैथ्स आती नहीं, कैसे होगा कैसे होगा। और वहाँ जाते उन्होंने जब फॉर्मूलाज ही याद नहीं है 10th क्लास के, तो जब उन्होंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई तो वो कैसे समझ आएंगी। देन मैं एक दिन स्टडी कर रही थी, तो एक 8th क्लास का नेबर का बच्चा आया एंड उसके हाथ में बुक थी एंड ही सेड कि दीदी क्वेश्चन नहीं हो रहा, मुझसे हो नहीं रहा, ये कर दो। तो उसने, मेरे को लगा कि नॉर्मल क्वेश्चन होगा, उसने मैथ्स की बुक ही खोल दी। मैंने कहा मैथ्स तो आती नहीं है, भूल गई हूँ 8th क्लास का भी। देन उसने बोला दीदी प्लीज़ करा दो। तो मैंने एक बार क्वेश्चन पढ़ा, फिर थोड़ा सा उसको स्टडी किया, लाइक पीछे से फॉर्मूला देखा एंड वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन फिर दिमाग में आया कि जब फॉर्मूला से हो रहा है तो लाइक कर सकती हूँ, लाइक वो मेरे ही दिमाग में मेंटालिटी सेट हो रखी है कि अब नहीं होगा करके। तो मैं कहा जब फॉर्मूला से हो सकता है तो ट्रिक से भी सॉल्व हो सकता है। देन पहले मैंने सारे फॉर्मूला स्टडी किए। जब फॉर्मूला स्टडी किए तो वहाँ की जो उसको स्टडी करने में मेरे को 5-6 दिन लगे, 1 हफ्ता पूरा निकल गया कि फॉर्मूला सारे 6 to लेके 10 तक सारे फॉर्मूलाज फिर से स्टडी किए। लाइक जो उन्हीं टॉपिक्स को मैंने उठाया जो बैंकिंग में आते हैं, सारे टॉपिक्स मैंने नहीं पिक किए। सारे टॉपिक्स पिक करने का कोई मतलब नहीं था, तो मैंने वही टॉपिक्स पिक किए जिनका बैंक में वेटेज है, और उन्हीं के सारे फॉर्मूलाज मैंने फिर से रिवाइज किए। देन फिर जब क्लास में ट्रिक समझने स्टार्ट करी तो वो मुझे ऑटोमेटिकली समझ आनी शुरू हो गई। तो क्वांट क्रैक करने का यही फंडा था मेरा। तो क्वांट समझ में आने लगी फाइनली। हाँ, और क्वांट पे मैंने वो टॉपिक्स नहीं उठाए जो मुझे नहीं आते थे, मैंने वो छेड़े ही नहीं। जो मुझे अच्छे से आते थे मैंने उन्हीं को स्ट्रॉन्ग किया, उन्हीं को प्रिपेयर किया। जिनकी वेटेज ज़्यादा थी एग्जाम में मैंने उन्हीं को ही पहले पिक किया कि हाँ अगर इनकी वेटेज ज़्यादा है तो इनको करने में ही फ़ायदा है। लाइक जो उनको आना ही नहीं है या जो एक नंबर का है, कौन से टॉपिक हैं जो जिनका 1 नंबर का है वो तो कोई मतलब नहीं है। तो लाइक DI हो गया, 10 मार्क्स की आती है, DI हो गया एंड सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन एंड एक नंबर सीरीज टॉपिक होता है एंड इनइक्वालिटीज़। लाइक इनइक्वालिटीज़ वो रीजनिंग में आ जाता है लेकिन कभी वो मैथ्स में भी आ जाता है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो 5 नंबर का वेटेज रखता है। तो ये सब ऑल ओवर टॉपिक मिला के प्रीलिम्स निकालने के लिए काफ़ी होता है। तो जो बाकी प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बोट एंड स्ट्रीम ट्रेड, ये सब टॉपिक्स के एक क्वेश्चन आते हैं। तो इनको करने का प्री के लिए कोई मतलब नहीं था। इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मेंस में। तो जब ये क्वेश्चन हो गए तो मैंने फिर जब मेंस में 1 महीने का गैप था मेंस एग्जाम में, तो उस टाइम मैंने फिर ये टॉपिक्स पिक किए कि अब इनको करना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैंने ये टॉपिक्स पिक किए तो मेरा मेंस भी क्लियर हो गया इसी वजह से। क्वांट में मैं तो ये नहीं कहूँगी कि 100% सिलेबस करके जाओ। जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं लाइक टाइम एंड वर्क, एवरेज, रेशो, तो इस टाइप के जो है, क्योंकि ये DI में भी यूज़ होते हैं, तो इन पे होल्ड इतना अच्छा होना चाहिए। क्योंकि प्रीलिम्स में भी, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में इनमें से, तो यही आपके स्कोरिंग में हेल्प करते हैं। तो इनको करके चलो, DI आपकी यहाँ से प्रिपेयर होती है। और मेरी स्ट्रेटजी ये रहती है, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो रीजनिंग हो या फिर क्वांट हो, तो जिस भी क्वेश्चन पे आप स्टक होते हो, कोई भी आपको लगता है, चाहे वो आपने कर रखा हो उस क्वेश्चन को, आपको आता हो या ना आता हो, उस टाइम पे जहाँ पे आप एक बार अटक गए हो उसको उसी टाइम स्किप कर दो और आगे क्वेश्चन पे जाओ। और ऐसे ही अपनी स्ट्रैटेजी रखनी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम ये सोचते हैं ये क्वेश्चन तो आता है, कर लेंगे, उस चक्कर में और कई क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं और टाइम वहाँ पे वेस्ट हो जाता है। तो स्किप करना आना चाहिए, चाहे दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट हो। क्वेश्चंस जब क्वांट्स के लिए कर रहा हूँ 35 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 10 to 12 क्वेश्चंस दे आर फ्रॉम अरिथमेटिक। नाउ 20 to 25 क्वेश्चंस दे आर फ्रॉम डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सिस्टम, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन। ये जो पार्ट होता है 20 to 25 क्वेश्चन डिपेंड करता है, किसी एग्जाम्स में 20, किसी में 25 आता है। तो ये पार्ट आप 15 मिनट्स दो और ये निपटा दो। क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आपको बहुत टाइम लगनी ही नहीं चाहिए। क्यों? कैलकुलेशन ही तो करनी है। उसके लिए एक चीज आप और करो कि यू लर्न टेबल्स। आप, ये थोड़ी बच्चों वाली बातों में सिखा रहा हूँ बट ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको आगे दिखेगा फायदा। आप टेबल याद कर लो, आप कैलकुलेशन दिमाग में करना शुरू करो। और एक बीच में एक और बात बताता हूँ, कई लोग क्या होता है ना, अभी मोबाइल का जमाना हो गया है और हम लोग हर चीज मोबाइल पे कर रहे हैं, वी आर लर्निंग एवरीथिंग ऑन मोबाइल। और लेकिन इन बिटवीन क्या होता है कि वी आर नॉट इन दैट इंटरफेस ऑफ दैट एग्जामिनेशन व्हेन वी आर स्टडीइंग एट होम। मैं क्या करता था, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बाय अ लैपटॉप यू डोंट हैव, मतलब ऐसा नहीं है कि लैपटॉप ही होगा तो पढ़ाई होगी। बट आप ऐसे सोचो कि आप एग्जाम में जा रहे हो, आपको लैपटॉप, आपको कंप्यूटर स्क्रीन मिलती है, आपको सड़ा सा कीबोर्ड मिलता है जो चलता नहीं है, सेंटर पे डिपेंड करता है, प्लस आपको माउस मिलता है। तो मेरा जब प्रिपरेशन मैं कर रहा था तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं एक बेड टेबल रखता था। तो बेड टेबल वैसे भी स्मॉल साइज में होता है,
आई यूज्ड टू पुट माय लैपटॉप देयर, हाँ। ताकि थोड़ी सी जगह बचे, जस्ट जैसा सेंटर पे होता है। अब देखते हो वो कीबोर्ड रखा था, थोड़ी सी जगह रहती है, हमें उसी में पेपर लगाना होता है। अभी हम घर पे क्या आराम से मोबाइल रखते हैं, बगल में टेबल रखते हैं, आराम से सॉल्व करते हैं, उतना इंटरफेस तो अच्छा होता ही नहीं वहाँ पे। तो अगर आप शुरू से वैसा ही बना लो तो आपको वहाँ बहुत फायदा देगा। तो मैं ऐसे बेड टेबल पे छोटा सा बना के अपना उसके साइड में लिखना, वहां से प्रैक्टिस करता था। इससे फायदा ये होगा कि आप लैपटॉप में जब करना शुरू करोगे ना, पहली बात मोबाइल की स्क्रीन छोटी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक आता है पैसा जितना बड़ा, आप उसको बार बार स्क्रॉल करोगे, उसके बाद देखोगे। एक बार जब लैपटॉप में देखोगे, एक बार में पूरी चीज सामने दिखेगी, फटाफट पढ़ोगे। दूसरा फायदा एक ये बात है कि आप लैपटॉप में जब देख रहे हो, आप सामने रखो अपना पेपर और सामने देखो और नीचे लिखो। ये वाली आदत आपको बनानी पड़ेगी अगर बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर करने हैं बहुत आराम से। सामने देखो नीचे लिखो वाली आदत आपको बहुत अच्छी बनानी है। राइटिंग तो बनानी नहीं हमने, हमने तो कोई स्पीड लानी है ना। तो आप सामने देखो, नीचे लिखने वाला जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बना लो, आपके बहुत तेजी से कैलकुलेशन स्पीड इससे सही हो जाती है। आप देखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। फाइनल एक बार क्या होगा कि आपको लगेगा गलती कर सकते, तो एक बार तुरंत देख लो कि मैंने सब कुछ सही लिखा है कि नहीं। वो कम टाइम लेगा, या कि आपने एक बार देखा 15 × 16 आपने फिर इक्वल टू किया, वहां लिखा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी मैंने बहुत सिलेक्टेड स्टडी की है। ओके। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे फंसे रहते हैं और फंसे ही रह जाते हैं लास्ट। ओके। ठीक है, और उसका क्वेश्चन भी आप देखिए, किसी भी एग्जाम में 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। हमको बेसिक अरिथमेटिक के वो टॉपिक करने हैं जो डीआई में पूछे जाते हैं। आपने देखा ना कि पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न अब डीआई पे बेस्ड हो चुका है। तो डीआई जिन चीज़ों पे आती है, हम क्यों ना वो चीज़ें पहले करें। ओके। बच्चे क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, और एक टॉपिक और आता है। हाँ, ये 3-4 टॉपिक्स हैं। इन पे डीआई आपको रेयरली मिलेगा। रेयरली 2-3 साल में कहीं आपको एक बहुत हाई लेवल का पेपर मिल गया तो आपको डीआई मिल गया उसका, ऐसा नहीं होता। आप बेसिक करिए, परसेंटेज कीजिए, रेशियो कीजिए, सिंप्लीफिकेशन कीजिए। ये 3-4 टॉपिक अगर आते हैं तो इस पे पूरा आपका अरिथमेटिक बेस्ड है। ये 3 टॉपिक से आप पूरा अरिथमेटिक कर सकते हो। ये बेसिक है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो जो मैंने बताया ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन और परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये 4 टॉपिक्स की ABCD भी मुझे नहीं पता है कैसी होती है। मतलब इसका बेसिक फार्मूला भी मुझे नहीं पता है। मैंने बुक में इसे देखा तो है, बट टच भी नहीं किया है, और सिलेक्शन फिर भी लिया है। That's nice. तो इससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप 20 टॉपिक हैं तो आपको 20 टॉपिक पढ़ने ही हैं, उसमें PhD करनी है। इट्स ऑल अबाउट सिलेक्शन, आप कैसे लेते हो। तो आप सिलेक्टेड स्टडी करो, वो चीज़ पढ़ो जो एग्जामिनेशन में आ रही है, जिस पे DI आ रही है, उस पर अगर आप फोकस करेंगे डेफिनेटली निकलेगा। और ये 3-4 टॉपिक ऐसे थे जो मेरे इंटरेस्ट के भी नहीं थे, और मैंने एनालाइज किया लास्ट ईयर के एग्ज़ाम कि आप CISI का क्वेश्चन देखेंगे, मेंसुरेशन तो अब आता ही नहीं, वो ज़्यादातर SSC में आता है। आएगा भी तो एक क्वेश्चन आपको ABPSPO में मिलेगा। अब उस एक क्वेश्चन के लिए अगर हम अपना 1 महीना ख़राब कर रहे हैं तो हम अपनी पूरी प्रिपरेशन ख़राब कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही सेलेक्टेड टॉपिक्स चुना उसमें कि किस पे आपकी DI आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो DI नहीं है, सबसे ज़्यादा मार्क्स हमको उसी से मिलने हैं, उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो जिसपे सबसे ज़्यादा DI यानी उन टॉपिक्स को मैंने पूरा कवर किया, डीपली कवर किया। और अगर वो अरिथमेटिक में आते तो भी मैं कर ले जाता हूँ, अगर वो TI में आते तो भी मैं कर ले जाता हूँ। ओवरऑल स्कोर मेरा इंक्रीज हो जाता है और सिलेक्शन निकल जाता है। ओके, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो कि मतलब ईच सेक्शन सबसे पहले आपको प्रिपरेशन करने से पहले ये एनालाइज करना है लास्ट ईयर और इससे 1-2 साल का ट्रेंड क्या है, क्योंकि बैंक एग्जाम्स 2015 में कुछ थे, अभी कुछ है। पूरा का पूरा पैटर्न, सिलेबस भी लगभग चेंज हो चुका है। तो आपको ये पता करना है कि पूछ क्या रहा है। आप पढ़ तो रहे हो, दिन में 8 से 10 घंटे भी पढ़ रहे हो, लेकिन वो चीज़ नहीं पढ़ रहे जो एग्जाम में आ रही है। अच्छा, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। अच्छा, अगर आप पुराने पैटर्न के क्वेश्चन लगाए चले जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर लगाए चले जा रहे हैं, उसमें से तो कुछ आप पूछ भी नहीं रहे ना, तो आप कैसे सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आप एनालाइज करो कि 1 साल में, 2 साल में एग्जामिनर क्या दे रहा है, क्या उसकी थिंकिंग है पेपर सेट करते समय, वो चीज़ें आप एनालाइज कीजिए। उसके बाद मॉक टेस्ट में भी आजकल न्यू पैटर्न क्वेश्चन ही आ रहे हैं। वो चीज़ें अगर आप करते हो तो डेफिनेटली होगा आपका। मैथ्स के लिए मेरा एडवाइस ये रहेगा कि सबसे पहले जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके वो सबसे पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि बैंकिंग इज़ नॉट अबाउट स्पीडी मैथ्स, इट्स अबाउट योर बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले आप जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको मैं ये एडवाइस करूंगा कि वो सबसे पहले अपने बेसिक्स सही करें और मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे लगाएं, जिससे कि उनको मैथ्स के नए नए क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस होती रहे और उनको एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर का जो फील होता है वो भी उनके साथ साथ होता रहे। तो मेरे हिसाब से बेसिक्स उनको सबसे पहले सही करना चाहिए। और जैसा कि मैंने किया था कि बेसिक्स क्लियर करने के लिए सर मैंने अनअकैडमी पे ही वीडियोस देखने स्टार्ट किए थे धीरे धीरे मैथ्स के, जैसे
जैसे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, जैसे अभिनय शर्मा सर हैं, वो पढ़ाते ऐसे सीख लिए हैं, बट जो कॉन्सेप्ट्स देते हैं वो बैंक के लिए भी सूटेबल है। ऐसे ही बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, तो सर वो मैथ्स के लिए उनको बेसिक्स अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अगर कोई भी बैंक एग्जाम क्लियर करना चाहता है तो।